विद्यार्थियों कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी चैप्टर 1 राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आज को देखने के बाद आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो उनका हमने साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, रचना पहले ही बता दिया है। तो देखिए, इस चैप्टर में आपको इस चैप्टर का पूरा आपको जो हिंदी में कहते हैं समझाना, आपको क्या है हिंदी में अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। बिना चैप्टर को पढ़े आप इस चैप्टर के गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। देखिए, बोर्ड एग्जाम में आपको गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देता है लिखने के लिए, तो इसके लिए आपको पूरा चैप्टर पढ़ना जरूरी है। तो आइए हम पढ़ते हैं राष्ट्र का स्वरूप क्या होता है। इसमें देखिए, हमारा पहला दिया हुआ क्या, पहले हमारा दिया है भूमि। क्या दिया हुआ है, पहले है भूमि। तो देखिए, भूमि क्या होता है, भूमि धरती है जिस पर हम लोग रह रहे हैं। तो देखिए, इसको पढ़ते हैं हम। देखिए, भूमि, भूमि पर बसने वाले जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। देखिए, भूमि यानी जो धरती है, पृथ्वी है, और इस पर रहने वाले जन यानी कि लोग, हम लोग इस पर रह रहे हैं तो हम इसके जन हो गए, यानी जन यानी इस पर रहने लोग, और जन की संस्कृति, हमारा रहने का तरीका, बोलने का तरीका, पहनने का तरीका, खान पीन जो है, ये सभी की हमारी संस्कृति है। इन तीनों के सम्मिलन यानी इन तीनों के मिलने से ही राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया, यानी भूमि का निर्माण यानी पृथ्वी का, धरती का निर्माण देवताओं ने किया है। वह अनंत काल से, यानी वह बहुत ही पुराने समय से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। तो धरती का जो भौतिक स्वरूप है, उसकी सुंदरता है, उसका जो समृद्धि है, उसके प्रति हमारा ध्यान यानी सचेत रहना यानी सतर्क रहना हमारा आवश्यक कर्तव्य है, यानी हमें इस पर ध्यान देना हमारा कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। देखिए, भूमि धरती के जो हमारा स्वरूप है, उसके बारे में हम जितना जानेंगे, जितना अधिक हम जानेंगे, उतना ही हमारी राष्ट्रीयता जो होगी बलवती होगी, यानी मजबूत होगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो पृथ्वी है, धरती है, ये जो राष्ट्रीय विचारधारा इसकी माँ है, क्या है, जननी है, इसकी माता है। इसी से सबके क्या होता है, सब चीजें शुरू होती हैं। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल है, उसका कोई अर्थ नहीं है। जो राष्ट्रीयता, जो देश पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, उसका कोई मूल नहीं, वो निर्मूल है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। देखिए, राष्ट्रीयता यानी देश प्रेम की जो भावना होगी पृथ्वी में, यानी धरती से अपनी जितना आपका जुड़ाव होगा, जितना लगाव होगा, उतना ही राष्ट्रीय यानी उतना ही आपको अपने देश से प्रेम होता जाएगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, यानी पृथ्वी की जो पृथ्वी है, धरती, इसका जो भौतिक स्वरूप है, इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना क्या है, हमारा कर्तव्य है। उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। यानी पृथ्वी की सुंदरता, उसकी उपयोगिता और उसकी महिमा को पहचानना क्या है, हमारा धर्म है। आगे देखिए, इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। यानी इसके बारे में जानकारी हम सैकड़ों हजारों प्रकार से पा सकते हैं। सैकड़ों हजार चीजें हैं हमें जानकारी प्राप्त करने के लिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। यानी जो पृथ्वी है, पृथ्वी से जिस भी वस्तु का संबंध, से हम लोग भी पृथ्वी से संबंध, क्योंकि हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, चल रहे हैं, हर एक चीजें हम पृथ्वी पर कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमें अपने आप से प्रश्न पूछना, उसका कुशल प्रश्न पूछना, अपने आप में प्रश्न पूछने की हिम्मत जगानी पड़ेगी या सोचना पड़ेगा कि ये कैसे है। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। पृथ्वी का देखिए जो अध्ययन है, जानकारी है, पृथ्वी का जानकारी जो है, ये राष्ट्र के लिए बहुत ही क्या है, जरूरी है। हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो हमें जानकर अच्छा लगेगा। अगर आप देखिए, थोड़ा अगर आप देखिए, जैसे आप बहुत सी चीज़ों के बारे में जानना चाहेंगे कि ये सूरज कैसे बने,
सूरज का निर्माण कैसे हुआ। तो इस प्रकार से आप जानने की कोशिश करेंगे तो आपको ये बहुत आनंद मिलेगा इसमें। गांव और नगरों में सैकड़ों केंद्र से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना क्या है, आवश्यक है। गांव और शहरों में अनेकों केंद्र यानी अनेक ऐसी जगह बनाई जानी चाहिए जिससे पृथ्वी और राष्ट्र के बारे में अध्ययन होना आवश्यक, उसमें जो है पृथ्वी और राष्ट्र के बारे में क्या पढ़ाया जाए, बताया जाए। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं। यानी एग्जाम्पल के लिए जो पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति है, यानी जैसे कि जिसमें हम फसल बोते हैं उसमें जो फसल होता है, मिट्टी में हम फसल बोते हैं तो मिट्टी जो उपजाऊ रहेगी तभी फसल अच्छा होगा। तो उसका जो उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए जो होता है, जो मेघ यानी बादल हर साल समय पे बरसात के मौसम में आकर उसे सींचते हैं। अमृत जल यानी कि हमारे लिए अमृत, किसानों के लिए अमृत ही है जो वर्षा का जल होता है, तो उसे सींचते हैं। आगे देखिए, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। यानी ये सभी जो हैं हमारे अध्ययन जो हम लोग पढ़ते हैं इसके अंतर्गत ये सभी आने चाहिए, इन सभी के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। उन मेघ जलों से परिवर्धित प्रत्येक तृणलता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना ही हमारा कर्तव्य है। यानी जो बादल बरस रहे हैं उनसे देखिए कौन कौन सी चीज़ों का फायदा मिला, वनस्पति और फिर जो फूल पौधे पेड़ जितने भी हैं सूक्ष्म जीव, उन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करना हमारा परम कर्तव्य है। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, यानी इस प्रकार से बादल जो है वर्षा करता है पूरी पृथ्वी पर, एक एक छोटी छोटी चीज़ों को भिगो देता है, सींच देता है। उसी प्रकार से जब हम अपनी भूमि और राष्ट्र के बारे में छोटी छोटी हर एक जानकारी प्राप्त कर लेंगे, जब इस प्रकार से हम जानकारी प्राप्त करेंगे तब हमारा जो है ज्ञान का कपाट यानी दरवाजा ज्ञान का खुलेगा, आपका जो है दिमाग खुलेगा, आपकी जानकारी बढ़ेगी। तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। आगे देखिए, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हुई हैं, यानी जो धरती माता है इनमें जो अमूल्य खजाने भरी हुई हैं। इससे देखिए जो मिट्टी है इसमें लोहे हैं, सभी चीज़ इसी से मिट्टी से मिल रहे हैं। तो जो धरती माता की कोख में यानी उनकी गोद में अमूल्य यानी जिसका कोई मूल्य नहीं निधि यानी खजाना भरा हुआ है, जिनके कारण वह वसुंधरा यानी कि रत्नों को धारण करने वाली वसुंधरा कहलाती हैं। जो वसुंधरा है क्या, पृथ्वी का पर्यायवाची है। तो धरती माता अपनी कोख में अमूल्य निधियों को भरी हुई हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं। उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा, यानी उनके बारे में कौन न जानना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। देखिए जब कहीं कहीं खुदाई होती है तो वहाँ पे कहीं पे जो है सोना निकलता है, कहीं पे चांदी निकलता है, तो ये पृथ्वी से इनको पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। देखिए जो नदियां हैं, जब नदियां बहती हैं तो आपस में पत्थर टकराते हैं, तो पत्थर टकराते हैं तो उनसे क्या होता है, हल्का हल्का पत्थर के बुरादे निकलते हैं। उन बुरादों से क्या होता है, पृथ्वी मिट्टी बनी हुई, उन्हीं बुरादों से मिट्टी बनी हुई है। पत्थर टकरा टकरा कर क्या किया है, पृथ्वी की देह को सजाया, अनेक प्रकार की मिट्टी बनाकर पृथ्वी के शरीर को सजाया हुआ है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। यानी आने वाले समय में हमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ही क्या है, आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। देखिए जब पृथ्वी से कोई पत्थर निकलता है, अगर उसे मूर्तिकार अच्छे तरीके से काट कर उसे सुंदर प्रतीक बनाता है, सुंदर आकार बना देता है। जैसे देखिए अयोध्या में राम मंदिर बना है तो वो पत्थर नदी से लिया गया है, तो देखिए वो कितना सुंदर बन गया। तो इसी प्रकार जो पृथ्वी की गोद से जो जड़ पत्थर निकलते हैं उसे शिल्पियों द्वारा संवार कर अत्यधिक सुंदर बना जाना क्या है, प्रतीक बन जाता है। यानी एक क्या है, धरती का प्रतीक बन जाता है। नाना भांति के अनगढ़ नग्न बिंद की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप में चिलकते रहते हैं। नग का अर्थ होता है क्या, रत्न।
तो अनेक प्रकार के रत्न जो होते हैं नदियों में, जो नदियों की नदियाँ बहती हैं उसमें सूर्य के प्रकाश से चमकते रहते हैं, चिलकते नहीं चमकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। जब उसे कोई कारीगर लाता है, उसे डिजाइन देता है, तब उसमें अत्यधिक सुंदरता दिखाई देती है। वह अनमोल यानी महंगे हो जाते, उनका भाव बढ़ जाता है, मोल हो जाते, उनका मोल अनमोल यानी जिसका कोई मोल ना हो, बहुत अधिक या कीमती वस्तु हो जाती है। देश के नर नारियों के रूप मंडल और सौंदर्य प्रशासन में इन छोटे छोटे पत्थरों को भी सदा से ही कितना भाग रहा है। यानी जो देखिए जो लोग का जिससे क्रीम पाउडर बनता है, सौंदर्य की वस्तुएं बनती हैं, इनमें देखिए इनमें भी इन छोटे पत्थरों का बहुत योगदान रहा, इनसे भी बनते हैं। अतएव हमें यानी अनेक हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो इस प्रकार से जब हमें हमारे काम ये वस्तुएं आ रही हैं तो इनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना हमारा क्या है, कर्तव्य है। आगे देखिए, पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी हुई है। देखिए पृथ्वी यानी धरती और आकाश के बीच में यानी धरती के ऊपर जो कुछ चीजें हैं, जो कुछ चीजें भरी हुई हैं, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सबके प्रति चेतन और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। यानी देखिए पृथ्वी और आकाश के बीच में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो लोग हों या कोई वस्तुएं हों या कोई मशीन हो, उन सब के बारे में, या फिर जलचर है जल में रहने वाला हो या फिर क्या है सागर में रहने वाला है, कोई रत्न है, कोई सोना चांदी है, कोई आभूषण है, उन सब के बारे में क्या है हमें जानकारी प्राप्त करना चाहिए। राष्ट्र के नव युवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटेंगी तब तक हम सोए हुए के समान हैं। जब तक इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे मन में जिज्ञासा नहीं होगी, हमारा जो है लालसा नहीं बढ़ेगा, तब तक क्या हम सोए हुए के समान है, एक सोए हुए व्यक्ति के समान है। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। विज्ञान और उद्यम यानी जो है कह सकते हैं, उद्यम यानी कि बिजनेस कह सकते हैं। तो विज्ञान और उद्यम को मिलाकर राष्ट्र के लिए भौतिक स्वरूप का एक नया क्या ढांचा तैयार करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। तो यह जो कार्य खुशी के साथ, उत्साह के साथ और अधिक मेहनत के द्वारा इसे आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता ना रहे। यानी कि हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्र में जितने भी हाथ हैं, जितने लोग हैं, जितने हाथ मतलब जितने लोग हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं बचे जिसमें भाग न ले। तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूपमंडल प्राप्त किया जा सकता है। तभी हमें मातृभूमि के बारे में पूरी जानकारी क्या है, रूपमंडल अच्छी तरह से मालूम होगा। तो ये हो जाएगा भूमि के बारे में। अब देखिए आगे हमारा जन यानी लोगों के बारे में। तो देखिए जन, देखिए पृथ्वी पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। जन यानी लोग, जो लोग पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं वो राष्ट्र का दूसरा अंग है। वो राष्ट्र का क्या है, दूसरा अंग है। जैसे कि देखिए हम लोग जैसे कि पृथ्वी पर रह रहे हैं तो हम लोग राष्ट्र का दूसरा अंग हैं। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो, अगर पृथ्वी रहे और मनुष्य हो ही ना, केवल पृथ्वी रहे तो क्या होगा, तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। तो राष्ट्र की कल्पना की ही नहीं जा सकती। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। यानी पृथ्वी और लोगों के मिलने से ही, पृथ्वी और लोग रहेंगे साथ में तभी वह राष्ट्र का स्वरूप होगा। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं इसलिए पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा, इसलिए पृथ्वी को मातृभूमि कहा जाता है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। धरती जो हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। माता भूमि पुत्रों अहम पृथ्वी, यानी भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। आगे देखिए,
जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी, यानी कि धरती माता है, मैं उसका पुत्र हूँ, लोगों के हृदय में अगर ये भावना रहे तो ये क्या है, राष्ट्रीयता की कुंजी है सच्चे अर्थों में। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। यही भावना जो हमारे अंदर रहेगी कि धरती हमारी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ, तो हमारे राष्ट्र निर्माण क्या होगा, राष्ट्र निर्माण की भावना आगे बढ़ेगी। यह भाव जब सशक्त रूप से जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध प्राप्त करते हैं। जब हम लोग पृथ्वी को माता मानेंगे तभी हम लोग सच्चे अर्थों में क्या करेंगे, राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण कर पाएंगे। जहाँ यह भाव नहीं है, यानी जहाँ पर लोग लोग पृथ्वी को माता नहीं समझते, वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना हुआ है। अचेतन यानी कि जिसमें क्या है, जिसमें पौधा ना हो, अचेतन और जड़, तो क्या है, दोनों अलग अलग बने हुए हैं, जिसमें ये भावना नहीं है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार स्पष्ट होता है। कैसे स्पष्ट होता है, नमो मात्रे पृथिव्ये, नमो मात्रे पृथिव्ये, माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। आगे देखिए, यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ संबंध है। यानी जो हम लोग माता को अपनी प्रणाम करते हैं, पृथ्वी माता को अपनी माता मानते हैं, यही क्या है, भूमि और लोक के बीच में बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी पर राष्ट्र का भवन क्या है, राष्ट्र का स्वरूप का निर्माण होता है। इसी दृष्ट चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित होता है, यानी कि इसी पर क्या होता है, राष्ट्र का जो होता है हृदय आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्यों और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। यानी जो पृथ्वी को, धरती को अपनी माता मानता है, उसे ही इस पर रहने का अधिकार है, इसके संसाधनों का उपभोग करने का अधिकार है, उसे ही धरती पर रहने का अधिकार है, उसे ही इन सभी चीज़ों का उपयोग करने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। यानी पृथ्वी के प्रति हमारा प्रेम और सेवा हमारा कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अंधपतन को सूचित करता है। यानी अगर आप स्वार्थ के लिए पृथ्वी से प्रेम कर रहे हैं तो क्या है, ये आपके पतन का कारण है, पतन का कारण बनेगा, पतन आपका होगा, ये सूचित कर रहा है, सूचना दे रहा है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए कि उसका कर्तव्य क्या है। आगे देखिए, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से देखती है या फिर समान भाव से चाहती है। देखिए, जो धरती माता है, चाहे उस पर कोई बुरा व्यक्ति हो, अच्छा व्यक्ति हो, गंदा व्यक्ति हो, साफ व्यक्ति हो, सबको समान भाव से देखती है, सबको समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं। इसी प्रकार पृथ्वी पर जो जितने भी लोग रह रहे हैं सभी बराबर हैं। जिस प्रकार से माता अपने सभी पुत्रों को एक समान भाव से प्यार करती है, उसी प्रकार से पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग बराबर हैं, सभी जन बराबर हैं। उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है, यानी उसमें कोई बड़ी जात छोटी जात नहीं है। जो माता भूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है, वह समान अधिकार का भागी है। यानी जो धरती पे जुड़ा है, जो धरती पे रह रहा है, वो सभी एक समान अधिकारी, सभी सभी धरती की चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। यानी बहुत लोग रह रहे हैं पृथ्वी पर, कई देश हैं धरती पर, तो ये अनंत है। नगर और जनपद, यानी कि नगर यानी गांव और जो जिला होता है, नगर और जनपद, पुर और गांव, बंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। जैसे कि गांव, नगर मतलब कि शहर, कितने शहर है दुनिया में, बहुत शहर हैं, कितने जिला हैं, बहुत जिला है दुनिया में, गांव कितने, बहुत से गांव हैं। तो नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत,
यानी बहुत सारे भरे हुए हैं, जंगल पर बहुत हैं दुनिया में। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों के मानने वाले हैं। तो देखिए दुनिया में बहुत से धर्म के लोग हैं, यानी पृथ्वी पर ही रह रहे हैं, अनेक धर्म के लोग हैं, अनेक भाषाएं बोलते हैं। फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं, लेकिन सभी क्या है, मातृभूमि के पुत्र हैं, चाहे वो कोई भाषा बोलते हो, कहीं भी रह रहे हो, धरती पर रह रहे हैं तो मातृभूमि के पुत्र हैं। और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे कि देखिए शहर वाले आगे हैं, रहने में, खाने पीने में, गांव वाले थोड़ा पीछे हैं। तो बस रहन सहन और सभ्यता की दृष्टि से एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सभी जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर, प्रगति और उन्नति करने का सबका एक जैसा अधिकार है। लोग अपने जीवन में आगे बढ़ें तो सबका अधिकार है, सब अपना काम करें, सब आगे बढ़ें। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए या लेनी होगी, यानी राष्ट्र के प्रत्येक अंग की जानकारी हमें मालूम होनी चाहिए। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। देखिए राष्ट्र में अगर किसी क्षेत्र में क्या है, अंधकार है, वहाँ पर क्या है, सभी की क्या है, बुराई भरी हुई है, तो क्या होगा, बुराई भरी हुई तो पूरे राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा, यानी उतना अंश खराब है, ये सबको उतना मानना पड़ेगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। आगे देखिए, जन का प्रवाह अनंत है, यानी जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं पृथ्वी पर अनंत लोग हैं, बहुत लोग हैं। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया। साथ यानी 100 वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने क्या तादात्म्य प्राप्त किया, अपने संबंध प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत भर देती हैं, यानी कि जब तक सूर्य के प्रकाश जो है सुबह प्रातःकाल पृथ्वी पर अपना क्या है, किरण से उजाला कर देता है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जब नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं, तो जन समंतवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होगा। देखिए इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव है, किसी में इससे लड़ाई हुई तो आधे लोग देश के समाप्त हो गए, मर गए। इस प्रकार से बहुत कठिनाइयाँ हुई, उतार चढ़ाव रहा, और फिर क्या है, बाद में राष्ट्र निवासी जो हैं जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने लगे, यानी वो सब बाद में फिर आगे बढ़े। जन का संतवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, यानी कि जो लोग हैं पृथ्वी पर रहने लोग हैं, उनका जो जीवन है नदी जैसे बहती है, नदी हमेशा आगे की तरफ बहती है, तो इसी प्रकार से इनका प्रवाह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण होता है। जो अपने कर्म करेगा उसी हिसाब से वो आगे बढ़ेगा। तो ये हो गया जन। अब देखिए संस्कृति। तो देखिए संस्कृति का मतलब होता है हमारा बोलचाल का तरीका, रहने का तरीका, व्यवहार तरीका, खाने पीने का तरीका, और क्या है, रहने का तरीका। तो देखिए व्यवहार हमारा राष्ट्र का तीसरा अंग है जन की संस्कृति, लोगों की संस्कृति, लोगों के रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, बोलने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका। मनुष्यों ने युग युगों में जितना सभ्यता का निर्माण किया है, जिस सभ्यता का निर्माण किया है, वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कमबंध मात्र है। ये क्या है, बिना संस्कृति के जन की कल्पना जो है कमबंध मात्र है, यानी कि बिना सर के समान है। जैसे बिना सिर के अगर शरीर रहे तो उस प्रकार से बिना संस्कृति के अगर जन लोग की कल्पना करें तो उस प्रकार से है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है, यानी जो संस्कृति है वही लोगों का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। अगर संस्कृति ही आपके अंदर नहीं है तो राष्ट्र की वृद्धि संभव नहीं है।
राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी राष्ट्र के स्वरूप में अगर भूमि और जन के साथ साथ संस्कृति, भूमि और लोगों के साथ साथ संस्कृति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति के विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। देखिए, यदि भूमि यानी धरती और लोग अपनी संस्कृति को छोड़ दें, संस्कृति को त्याग दें, तो राष्ट्र का लोप, यानी जैसे कि हम लोग भारत की संस्कृति अपनाते हैं, अगर हम भारत की संस्कृति ना अपनाएं, दूसरी संस्कृति अपनाएं, तो क्या है, ये राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। राष्ट्र को क्या है, विनाश समझना चाहिए। जीवन के विपट का पुष्प संस्कृति है, यानी जीवन का जो हमारा लक्ष्य है, उसका जो है फूल है जीवन का, वो संस्कृति है। उसी से हम खिलते हैं, दिखाई देते हैं, सुंदर लगते हैं। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। देखिए, संस्कृति से ही हमारी क्या है, हमारे अंदर खुशबू और राष्ट्रीय जन, राष्ट्रीय पर रहने वाले लोगों की सुंदरता और उनका जो है यश, यानी कि उनकी जो प्रसिद्धि है, उसी पर निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति, यानी ज्ञान और क्रम से ही संस्कृति हमें प्राप्त होती है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा और कर्म के क्षेत्र में जो रचा, दोनों के रूप से हमें संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। देखिए क्या हुआ, जो भूमि पर बसने वाले ने जो ज्ञान के क्षेत्र में जो विकास किया, यानी जो उन्हें जानकारी उन्होंने प्राप्त की, और कर्म के क्षेत्र में जो कार्य किया, उसी को मिलाकर ही संस्कृति बनी। जैसे कि देखिए, कपड़े का निर्माण किए तो क्या हुआ, हमारी वेशभूषा बनी। तो इसी प्रकार से किसी चीज़ का निर्माण किए तो हमें हमारे काम में आ रहा है, तो जिससे हमें जानकारी मिली। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती हैं और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं। यानी अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार अलग अलग जो है जातियां, अलग अलग संस्कृतियां जो होती हैं, सब में निहित। जैसे कि हमारे वेशभूषा अलग, हमारा बोलचाल अलग है, यानी कि हमारी संस्कृति अलग है। तो अगर कहीं आप दूसरे देश में जाएंगे तो वहाँ की संस्कृति अलग है, वहाँ की पहनावा अलग है, परंतु उन सब का मूल्य आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। आगे देखिए, जंगल में जिस प्रकार अनेक प्रकार की लताएं होती हैं, अनेक प्रकार के वृक्ष होते हैं और वनस्पतियां अपने आदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करती हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। देखिए, जिस प्रकार से जंगल में अनेक लताएं होती हैं, अनेक प्रकार की लताएं होती हैं, तो कुछ पेड़ से चढ़ती हैं, कुछ सीधी होती हैं, अनेक प्रकार के वृक्ष होते हैं, अनेक प्रकार की वनस्पतियां होती हैं, तो अपने अपने भाव, यानी जैसे उनका शरीर है, जैसे बनी हुई हैं, अपने अपने अनुसार वो क्या करती हैं, जीवित हैं, अपनी स्थिति पर हैं। तो उसी प्रकार से राष्ट्रीय जन राष्ट्र में लोगों की संस्कृति जो है, एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं, अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। देखिए, जिस प्रकार से बहुत सी नदियां मिलकर समुद्र का निर्माण करती हैं, उसी प्रकार से अनेक प्रकार की राष्ट्रीय जीवन की जो अनेक विधियां, जैसे कि हम लोग पैंट शर्ट पहन रहे हैं, कहीं के लोग कुर्ता पजामा पहन रहे हैं, तो इसी प्रकार से अनेक संस्कृतियां मिलकर क्या राष्ट्रीय संस्कृति का समन्वय प्राप्त करती हैं। आगे देखिए, समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। यानी कि अगर सब मिलकर रह रहे हैं किसी देश में, तो वही सुखदायी रूप है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। देखिए, साहित्य, कला, कोई कलाकार है, कोई डांस करके फेमस है, कोई गीत गाकर फेमस है, कोई
कॉमेडी यानी अमोद में कोई कॉमेडी करके फेमस है। तो अनेक अनेक रूपों में जन जो हैं अपने मानसिक विचारों को प्रकट करते हैं। कोई कोई हंसमुख होता है, कोई गीतकार होता है, तो सब लोग क्या करते हैं, अपने 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 मानसिक भाव को इसी प्रकार से प्रकट करते हैं, बताते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति की ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उसमें एक सूत्रता है। देखिए, बाहर से देखने पर ये अलग अलग दिखाई देते हैं, जैसे कि कोई नाच रहा है, कोई गा, लेकिन जब हम आंतरिक दृष्टि से देखेंगे तो सबका एक ही रूप है, आनंद। आनंद के लिए सब अपना कार्य कर रहे हैं। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। आगे हमारा देखिए क्या है। गांव और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का क्या है, अमित भंडार भरा हुआ है, जहां से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त होती है। देखिए, गांव और जंगल में स्वच्छंद जन्म लेने वाले जो गीत लोकगीत होते हैं, जैसे गाँव के गाने हो गए, और फिर क्या है, तारों के नीचे विकसित लोक कथाएं, जो लोक कथा हो गई, पुरानी पुरानी गीतें हो गई, तो ये सभी आनंद से भरपूर हैं। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सब का स्वागत करने की आवश्यकता है। जैसे कि जो पुरानी चीज़ें हैं, अगर राष्ट्रीय संस्कृति का परिचय दिया जाए तो उन सब की आवश्यकता, उन्हीं सबसे हमें राष्ट्रीय संस्कृति, पुरानी संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। आगे देखिए, पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया, जितना कुछ भी खोजा, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहां अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहां भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्टि करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से जाएगा राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर चैप्टर पर गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे और समझेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।